हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल स्वागत करती हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 6 में अब तक हमने पढ़ा गेहूं के बारे में, जो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। तो गेहूं की जो पूरी डिटेल है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। उसका वानस्पतिक नाम क्या है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, उसकी जलमांग कितनी है, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो सिंचाई की अवस्था है वो क्या है, खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है, प्रमुख रोग क्या है, प्रमुख कीट क्या है, उसकी जो है उपज कितनी होगी, ये सारी जो डिटेल है वो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ ली थी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जौ के बारे में, बारले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जौ, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बारले बोलते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, होर्डियम वल्गेर है। क्या है नाम इसका, होर्डियम वल्गेर इसका वानस्पतिक नाम होगा। इसका कुल क्या होगा, ग्रेमिनी। ठीक है स्टूडेंट, क्या कुल है इसका, ग्रेमिनी कुल है। और उत्पत्ति कहाँ हुई है इसकी, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन चीज़ें तो आपको हर फसल की याद होनी ही चाहिए। ये तीन जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट होती ही है हर फसल की। उसका एक तो वानस्पतिक नाम, उसका कुल और उसका उत्पत्ति स्थान, ये आपको हर फसल का याद होना चाहिए। अब देखते हैं इसके महत्व, यानी कि सॉरी, इसका एक मिनट, इसका महत्व क्या है, इसको जो है क्या क्या इसके फायदे हैं या किस किस काम में ये आता है। तो देखते हैं। सबसे पहले, जौ में ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसकी रोटी सरलता से पच जाती है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को जौ की रोटी खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर ये ग्लूटेन प्रोटीन जो है नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आसानी से सरलता से पचाया जा सकता है। और इसी वजह से जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि जौ की रोटी खाइए। अगर आपके आसपास भी कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो आपने देखा होगा वो अधिकतर जौ का इस्तेमाल करते हैं, जौ की रोटी खाते हैं। ठीक है, अब देखो, जौ के दानों में कार्बोहाइड्रेट 65 से 75% पाया जाता है। जौ का प्रयोग देखिए आप शराब बनाने के अंदर भी होता है। ठीक है, इसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रचुर स्रोत होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा इसके पुष्प क्रम को क्या बोलते हैं, इसके पुष्प क्रम को बोलते हैं ईयर, बाली या स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, दाना या फल को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। और सर्वाधिक लवण सहनशील फसल कौन सी होगी, जौ, यानी कि सबसे ज़्यादा लवण को जो है सहनशील करने वाली फसल किसको बोला जाता है, जौ को बोला जाता है। इसकी जलवायु कैसी चाहिए होती है, ये देखिए लगभग आपका गेहूं के समान ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको गेहूं के समान ही दिखाई देंगी। जैसे इसका खरपतवार नियंत्रण हो गया, इसका जो है रोग हो गया, इसके कीट हो गए, ये अधिकतर जो है आपको गेहूं के समान ही दिखाई देंगे। देखिए, जलवायु इसके लिए कैसे चाहिए होगी, वृद्धि के लिए तो ठंडी और पकते समय गर्म एवं शुष्क चाहिए होती है। तापमान कैसा चाहिए होता है, वृद्धि है तो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, और पकते समय कितना चाहिए होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। मृदा भी, इसको भी क्या होता है, बलुई दोमट या दोमट मृदा जो होती है इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए, बलुई दोमट या चिकनी जो दोमट होगी वो क्या मानी जाएगी, इसके लिए अच्छी मानी जाएगी मृदा। इसका पीएच कितना होता है, 7 से 8 जो है इसका पीएच होता है। उसके अलावा बुआई का समय कितना होता है इसका, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इसका बुआई का समय होता है। बीज दर कितनी होती है स्टूडेंट इसकी, देखिए इसकी सामान्य अगर दशा में बात करें तो बीज दर होती है इसकी 100 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर सामान्य स्थितियों में आप नॉर्मली अगर जौ बो रहे हो तो उसके लिए आपको बीज दर कितनी चाहिए होगी, 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए होगी। अब बात करते हैं लवणीय, क्षारीय व पछेती बुआई हेतु। ठीक है, अगर लवणीय मृदा है या क्षारीय मृदा है या आप देरी से बुआई कर रहे हो, पछेती बुआई कर रहे हो, तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, 125 kg पर हेक्टेयर जो है आपको बीज चाहिए होगा। ये बात हो गई बीज दर की। अब बात करते हैं स्पेसिंग यानी ज्यामिति के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रो से रो यानी कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी और गहराई, ये सब क्या होती है, स्पेसिंग यानी ज्यामिति के अंदर आती है। ठीक है, तो रो से रो यानी कतार से कतार की दूरी, रो का मतलब क्या होता है, कतार से कतार की दूरी।
देखिए रो से रो 20 से 25 सेंटीमीटर जो है इसका रो से रो की दूरी, और प्लांट से प्लांट कितना होता है 8 से 10 सेंटीमीटर जो है प्लांट से प्लांट की दूरी रखते हैं। अब इसकी डेप्थ की बात करते हैं। डेप्थ मतलब गहराई, गहराई कितनी होती है इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर तो किसकी होती है बोनी किस्मों के लिए, ठीक है। 2 किस्में होंगी इसकी भी, बोनी और लंबी, तो 4 से 5 तो आपकी बोनी किस्म के लिए होगी, 6 से 7 सेंटीमीटर किसके लिए होगी लंबी किस्म के लिए होगी, ठीक है। ये तो बात हो गई स्पेसिंग की। अगला देखिए किस्में, इसकी किस्मों के अगर बारे में बात करें हम तो देखिए स्टूडेंट्स किस्में कौन कौन सी होगी इसकी। BL2 इसको लवण शयनशील भी बोलते हैं, ठीक है। RD 31, ठीक है। इसको देखिए एक तो RD 31 57, ये क्या है, जैसे RD इनको याद करने के तरीका भी हो सकता है, जैसे RD 31। अब होने में तो इसको भी क्या बोलोगे आप RD 57, लेकिन अगर आप जैसे क्या होता है कि एक साथ याद करना होता है लिखना होता है तो आप इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि सब में RD आ रहा है तो RD 31 57 103 387 है ना, और सबके आगे क्या लगता है RD लगता है, जैसे RD 31 हो गया, RD 57 हो गया, RD 103 हो गया, RD 387 हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपकी ज्योति, करण 16, करण 19, डोलमा, ये छिलका रहित होती है, इसमें छिलका नहीं होता है, ठीक है। ये सारी क्या है आपकी जो कि किस्में हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सिंचाई की। देखिए जो कि फसल में भारी मृदा हेतु, अगर मृदा भारी है तो भारी मृदा में क्या करेंगे 2 से 3 सिंचाइयाँ, हल्की मृदा में 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई कब करेंगे, पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद की जानी चाहिए, और उसके बाद 65 से 75 दिन में फूल आते समय जो है वह तीसरी सिंचाई कब करेंगे 100 से 110 दिन में दानों की दूधी अवस्था पर करते हैं, ठीक है। ये सिंचाई की बात हो गई। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। खाद कितना देंगे और NPK या उर्वरक कितना देंगे। देखिए FYM कितना देंगे 10 से 15 टन देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन कितना देंगे हम 60 kg देंगे। फास्फोरस कितना देंगे 40 kg पर हेक्टेयर देंगे, ठीक है, ये kg है। या उसके अलावा पोटेशियम कितना देंगे स्टूडेंट 30 kg पर हेक्टेयर हम जो है पोटेशियम देंगे, ठीक है। ये तो हो गई खाद है उर्वरक की बात। अब जो इसके रोग हैं वो किसके समान होते हैं, बिल्कुल गेहूं के अनुसार ही या गेहूं के समान ही इसके रोग होते हैं, तो आप ये बिल्कुल सेम टू सेम ही देख पाओगे इसमें। देखना देखिए प्रमुख रोग ईयर कॉकुल रोग हो गया, इस रोग के कारण दानों में जीवांश उत्पन्न हो जाते हैं, सेम टू सेम वही गेहूं के जैसा है, जिससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व नमक के 20% घोल से उपचार करें। उसके अलावा तुंडु रोग है, ठीक है। तुंड रोग में भी ऐसा ही कि इस रोग के कारण पत्तियों बालियों में एक पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, और इसकी बुआई से पूर्व क्या करते हैं नमक के 20% घोल से बीज उपचार करना चाहिए। अनावृत कंडवा रोग भी ऐसा ही है, इसके लिए क्या करते हो आप पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दो या फिर जो है बीजों का उपचार करो। उसके अलावा आपका अगला है पत्ती धब्बा रोग। तो पत्ती धब्बा रोग में भी आप क्या करते हो मैनकोजेब जो दवा होती है उसका जो है इस्तेमाल करते हो। प्रमुख कीट, इसके प्रमुख कीट कौन से होंगे, एक तो दीमक होगा, वही सेम गेहूं के जैसा क्लोरोपाइरिफोस का सिंचाई के साथ आप उपयोग कर सकते हो जल के साथ। तना मक्खी व तना छेदक होता है। मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डिमेटोल का पानी में जो है घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हो। उसके अलावा खरपतवार भी क्या होंगे समान ही होंगे आपके, जो कि फसल में बुआई के 25 से 30 दिन बाद जो है आप निराई गुड़ाई कर सकते हो। और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण हेतु चौड़ी पत्ती के लिए तो आप क्या कर सकते हो 2,4-D का, और बोनी अगर किस्में तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए 20 से 25 दिन के बाद 2,4-D दवा को जो है 500 ग्राम मात्रा 600 से 700 लीटर जल के अंदर साथ मिला करके और जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई खरपतवार की, यानी कि रोग और कीट और खरपतवार जो है गेहूँ के समान ही होते हैं इसके अंदर। उपज कितनी होती है इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, सिंचित क्षेत्र अगर आपका है तो सिंचित क्षेत्र में कितनी होगी 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त होगी, जो कि कितनी उपज प्राप्त होगी स्टूडेंट्स आपको 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सिंचित क्षेत्र के बारे में जहाँ सिंचाई उपलब्ध होती है। अगर आप असिंचित क्षेत्र के बारे में बात करोगे तो असिंचित क्षेत्र में आपको मिलेगी 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो ये वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका जो का टॉपिक है वो
यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बाजरा के बारे में, ठीक है। तो आप जो है जौ और गेहूं, अब तक 2 हमने फसलें पढ़ ली हैं, इन दोनों के बारे में आप पढ़िए अच्छे से और इनको जो है उतारिए नोट्स बना करके और याद करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।